नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हमसफर एकेडमी पर। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की एक यूनिट है जिसको लिक्विड स्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें लिक्विड स्टेट के अंदर बेसिकली 5 क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वो 5 क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपको किस तरीके से लिखना है। ये पूरा लेक्चर यदि आप देखते हैं तो इतना मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में जो रिटन पेपर आपका होता है बीएससी का, उस पेपर में आप लिक्विड स्टेट से बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ये यूनिट अपने आप में अकेले ऐसी है जो इतने मार्क्स आपको देकर जाएगी जिससे कि आप तुरंत ही उस पेपर को पास कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। आप देखिएगा लिक्विड स्टेट आपके सामने जो है लिखा हुआ है। लिक्विड स्टेट किसको कहा जाए, यानी कि द्रव अवस्था। क्या चीज़ द्रव अवस्था है आप सभी जानते हैं। जैसे कि आप गैसियस स्टेट आप हमसे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो मैटर की बात हम लोग करते हैं द्रव्य की। द्रव्य में बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 चीज़ें मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में कोई भी द्रव्य जो है, मैटर है, वो कैसे एक तरल के रूप में उपस्थित रहता है। ये बात आप लोग समझ लेंगे। तो ठोस है, इसमें क्या होता है कि जब ठोस होता है तो उनके पार्टिकल बहुत पास में होते हैं, तो कहीं भी गति करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो पर्याप्त होते हैं, यानी इतने होते हैं कि कणों को, अणुओं को आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं। तो आपसे बोला जाए कि लिक्विड स्टेट क्या है, तब आप क्या कहेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में, यानी कि द्रव अवस्था में कोई भी द्रव्य जो है वो गलित यानी कि तरल की तरह होता है, और द्रव में जो अणु हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तथा इनके मध्य पर्याप्त आकर्षण बल होते हैं। इतने होते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनके अणुओं के मध्य उपस्थित रिक्त अंतराकर्षण स्थान में गति अनियमित रूप से कर सकते हैं। देखिए यह एक शब्द प्रयोग हुआ है तरल। तरल क्या चीज़ है, तरल गैसों को भी कह देते हैं और तरल द्रवों को भी कह देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिनमें बहाव का गुण होता है वो तरल होते हैं। तो द्रव अवस्था भी एक तरल है क्योंकि गैसें भी बहती हैं, आप जानते हैं द्रव भी बहते हैं। इनके कई अलग अलग गुण होते हैं, जैसे हम लोग श्यानता पढ़ते हैं, पृष्ठ तनाव भी पढ़ते हैं, ये सभी इसी के स्टेट के अंदर आते हैं। तो आपसे बेसिकली बोला जाए कि द्रव अवस्था क्या है, तो द्रव्य की, मैटर की वह स्टेट जिनमें पार्टिकल्स के बीच में पर्याप्त आकर्षण बल होते हैं और उनके मध्य में उपस्थित अंतर आकर्षण बल के जो बीच में स्थान खाली बचे होते हैं उनमें इसकी वजह से वो लगातार अनियमित गति कर सकते हैं। और विशेषता क्या है, अगर ये स्पेशली बोला जाए तो जो द्रव अवस्था है वो द्रव अवस्था क्या है, ठोसों व गैसों के मध्य की अवस्था है। ठोसों और गैसों के बीच की जो स्टेट आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव अवस्था। और क्या होता है, द्रव के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। इनका क्या है, निश्चित द्रव्यमान की वजह से इनके आयतन भी निश्चित होते हैं, लेकिन यह गुण ठोस भी दर्शाते हैं। तो इनकी एक चीज़ है कि इनकी जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती, जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं कि अणुओं का संगठन या एक ऐसा समूह जो एक दूसरे से बंधे रहते हों तथा जो स्पेस है उस स्पेस में अनियमित गति कर सकते हों, तो मैटर की, द्रव्य की ऐसी अवस्था को आप द्रव अवस्था कहते हैं। तो ये खाली इंट्रोडक्शन था कि लिक्विड स्टेट क्या है। लिक्विड स्टेट में द्रव्यमान निश्चित होने के कारण आयतन निश्चित होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़े प्रबल होंगे लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए बीच में स्पेस बचेगा। इन स्पेस की वजह से वहाँ पे अनियमित रूप से वो पार्टिकल जो है वो गति कर सकते हैं। ठीक है, इस जब हम लोगों ने गैसियस जब वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ पे पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। ये गैसों का अणुगति सिद्धांत क्या था, क्या कह रहा था, जैसे वो कहते हैं कि कोई भी गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, इसी तरीके से ये भी हाइपोथेसिस से एक परिकल्पना की गई है कि द्रव अवस्था में भी कोई पदार्थ है वो प्रकृति के किन नियमों का पालन करती है, मतलब क्या क्या पार्टिकल्स के बीच में होता है। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी द्रव है तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस है, वो फोर्सेस उसमें काम करते हैं जिनको मापा जा सकता है। गैसियस में वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है लेकिन सॉलिड और लिक्विड में पर्याप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव के अणुओं के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, मीजरेबल होते हैं, मापन योग होते हैं। द्रव के अणु पात्र की दीवारों के अंतर्गत कंटिन्यूअस लगातार गतिशील रहते हैं, जिसके कारण वो रैंडम मोशन में रहते हैं, जिसकी गति कैसी होती है, रैंडम होती है, यानी कि लगातार अनियमित होती है। द्रव के अणु सन्निकट होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं,
और जैसे गैसियस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो यहाँ भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे अणुओं की गति जो है बढ़ जाएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का गुण बोला गया। द्रव अवस्था में पदार्थ का घनत्व ठोस अवस्था से कैसा होता है, काफ़ी समीप होता है, लगभग बराबर होता है, लेकिन गैस अवस्था से इसका घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है। और उसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे कि द्रव के अणुओं के बीच की जो दूरी है वो फ्री स्पेस यानी कि मुक्त स्थान बहुत कम होते हैं तथा द्रव असंपीड यानी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। द्रव के विसरित गैसों की अपेक्षा मंद गति से होती है। अब विसरण क्या है, किसी भी गैस हम लोग कहते थे बहाव यानी फैलाव, तो द्रव भी फैलते हैं जैसे बताया था, क्योंकि दोनों ही तरल की तरह फ्लूइड की तरह काम करते हैं। तो जो गैसें जिस तरीके से बह जाती हैं वैसे द्रवों में इतनी तेज बहाव का गुण नहीं होता है, इनकी अपेक्षा ये मंद है। ठोस इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है। क्यों, द्रव के अणुओं की जो बीच की है, जो उनके बीच में मुक्त स्थान है वो थोड़े कम होते हैं। गैस में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठोस में बिल्कुल कम होते हैं। और द्रव कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं, इसके अणु गतिशील अवस्था में होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 पॉइंट जाने कि कोई भी लिक्विड जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल है, उनके बीच में स्पेस बचा हुआ है जिसके कारण वो नियमित गति करते रहते हैं, दीवार से टकराते रहते हैं, अनियमित गति होती है, आपस में क्लोजली पैक होते हैं। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की होती है। इनके घनत्व की बात करें तो ठोस की अपेक्षा इनका घनत्व कम होता है लेकिन गैसों से अधिक होता है। इनके बीच में फ्री स्पेस होता है, पार्टिकल पास पास में होने के कारण ये इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं। और इनके बहाव की बात करें बच्चों तो वो मंद गति से होता है, क्योंकि गैसों में बहाव ज़्यादा है, विसरण ज़्यादा है, इनमें कम होता है, द्रव वाष्पशील होते हैं। तो ये आप मान लीजिए कि ये पिछले भी एग्जाम्स में पूछा गया है, गैसों का जो अणुगति सिद्धांत है, तो वो इसमें आपको 3 मार्क्स आपको ये देकर जाएगा। आपको बस छोटे छोटे से 5 पॉइंट याद करने हैं, जिससे ये एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा महत्वपूर्ण है, समझने लायक है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी कम रहती है। कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की संघनित अवस्था। ये कंडेंस्ड स्टेट क्या है, जैसे आप किसी भी द्रव को जब आप गर्म करते हैं तो बाष्प बनकर उड़ता है, उसके ऊपर प्लेट रख देते तो वो इकट्ठा हो जाती है, संघनित हो जाती है। तो इसी तरीके से ये कंडेंस्ड स्टेट, इसकी हम समझेंगे कि किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जब पदार्थ के अणु एक दूसरे के समीप पहुंचकर आपस में आकर्षण बल द्वारा बंधकर एक निश्चित आयतन के रूप में आ जाते हैं, तो पदार्थ की संघनित अवस्था कहलाती है। कब पास में आ जाएंगे, जैसे हमने आपसे अभी कहा कि पानी है, जब आपने उसको गर्म किया, बॉईल करेंगे तो उस वेपर बनना स्टार्ट होगी। फिर वो वेपर के जब पार्टिकल, जब आप प्लेट वगैरह कोई चीज़ लगा के उसके ऊपर कॉर्क लगा के बंद कर देंगे तो वो इकट्ठा होने लगेगी। क्या हुआ, उसमें संगुणित हो गए, सभी अणु पास पास में आए, उसके अट्रैक्शन फोर्स आपस में एक दूसरे को जोड़ने के काम किए और उसके बाद उनका निश्चित एक आयतन आपको देखने को मिला। तो वही स्टेट पदार्थ की क्या हो जाएगी बच्चों, कंडेंस्ड स्टेट हो जाएगी, यानी संघनित अवस्था। विशेषता क्या है संघनित अवस्था की, कि ठोस तथा द्रव को संयुक्त रूप से पदार्थ की कंडेंस्ड फेज कहा जाता है। ये क्या शब्द है, प्रावस्था है। अगले लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे फेज इक्विलिब्रियम, तब हम लोग उसमें चर्चा करेंगे कि फेज किसको बोला जाता है। प्रावस्था एक शब्द होता है, अवस्था एक होता है प्रावस्था, तो थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ठोस, द्रव तथा गैस के घनत्वों में अंतर एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। किसके सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, सर सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड में होती है, उससे कम सबसे कम डेंसिटी गैसेस में होती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो उनको डिफरेंशिएट भी करता है, अलग अलग करता है। तो संघनित वाली बात हमें समझ में आ गई कि पदार्थ की कैसी अवस्था हो जब अणु एक दूसरे के पास आए, जुड़ जाए, आकर्षण बल के द्वारा एक निश्चित आयतन के रूप में आ जाए, तो पदार्थ की संघनित अवस्था कहलाती है। उसके बाद आगे चलते हैं। नोट में स्पेशल पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि द्रवों में अधिकांश गुणधर्म इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की प्रबलता द्वारा नियंत्रित रहते हैं। जब कोई भी लिक्विड से आप देखेंगे तो उस लिक्विड की कैसी स्टेट है, वो स्टेट डिपेंड करेगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर। उनके अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स जनरेट है, जो फोर्स बने हुए हैं, वो फोर्स क्या काम कर रहे हैं, इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिक्विड्स में क्या होंगे, कैसे हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स को जोड़े रखने का काम कर रहे हैं, ऐसे फोर्सेस अंतर आकर्षण बल है। अंतर आकर्षण बल जो द्रवों में पाए जाते हैं उन्हें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वान डर वाल फोर्सेस।
बात क्लियर हुई बच्चों। जो द्रवों के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं सामूहिक रूप से वो क्या बोले जाते हैं, उनको आप वान वाल फोर्सेस कहते हैं। अणुओं के मध्य अंतराणुक बल कार्य करते हैं। यद्यपि ये लघु परास के हैं, शॉर्ट रेंज होती है, लेकिन रासायनिक बंधों की तुलना में कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। अगर केमिकल फोर्सेस की बात करें तो उनकी अपेक्षा कम है। देखिए दो प्रकार के फोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं, एक केमिकल फोर्सेस और दूसरे आप कह सकते हैं फिजिकल, यानी कि भौतिक रूप से यही कह सकते हैं वीक इंटरैक्शंस। तो वीक इंटरैक्शंस में आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वान डेर वाल और हाइड्रोजन बल दो प्रकार के बंध देखने को मिलते हैं। होता क्या है, शॉर्ट रेंज के होते हैं, केमिकल बॉन्ड से कम होते हैं, यानी लिक्विड आपस में जो जोड़े रखे हुए हैं उनमें जो फोर्स काम कर रहे हैं वो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाते हैं। वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो शॉर्ट रेंज के होते हैं। यही कारण है कि जब आप द्रव में आप हाथ डालें तो उसमें चला जाता है, इसका मतलब जुड़े हुए तो थे पार्टिकल, लेकिन जब आपने उसको हिलाया या उसमें कुछ डिस्टर्बेंस किया तो पार्टिकल दूर हो गए। इसका मतलब उनके अंदर इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी कि वो रोक पाते किसी चीज को। जैसे ठोस अवस्था की बात करें, उनके पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि पार्टिकल कहीं भी गति करने में असमर्थ रहते हैं, इसीलिए वो असंपीड होते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता। क्यों? उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने के बाद उनमें जगह ही नहीं होती है कि बच्चों वो कहीं भी पार्टिकल मूव कर सके। आगे पढ़ते हैं। फिर भी ये विद्युतीय रूप से उदासीन अणुओं के बीच अनेक प्रमुख आकर्षण बलों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं? सेम चार्जेस के बहुत सारे पार्टिकल उपस्थित होने के कारण एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, लेकिन चूंकि चार्ज है उनके पास तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन का भी काम करते हैं। ये गैसों के द्रवीकरण तथा द्रव के अणुओं में सीमित स्थल में बांधने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप प्रेशर लगाकर, ज्यादा प्रेशर देकर जब आप उनको पास कर देते हैं तो गैस लिक्विफाई हो जाती है, द्रवीकृत हो जाती है। इसी तरीके से द्रव जो है, द्रवों के अणुओं के बीच में जो बीच में जगह होती है वो कम जगह होने का कारण वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही होते हैं। आगे चलते। अब आपने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के हैं? सर पहला डायपोल फोर्स, आयन डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, लंदन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 5 प्रकार की। चलिए आइए वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि डायपोल फोर्स किसको कहा जाता है। ये डायपोल फोर्स का मतलब द्विध्रुव हो गया, ओरिएंटेशन इफेक्ट, या इसको कीसम इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों? कीसम इफेक्ट के बारे में समझते हैं। वैज्ञानिक कीसम थे जिन्होंने दिया था, तो डायपोल फोर्स हो गया। ओरिएंटेशन इफेक्ट की बात करें, ओरिएंटेशन माने है अभिविन्यास। कैसा अभिविन्यास? सर जैसे व्यवस्थित होंगे उस तरीके से उनका ओरिएंटेशन। जैसे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दूसरा कोई यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये इसका नेगेटिव, जैसे इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से इसी को क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन, यानी कि अभिविन्यास। क्यों बोला गया अभिविन्यास? कीसम ने 1912 में इसको दिया था, इसलिए इसको कीसम इफेक्ट भी कहा जाता है। कीसम ने सन 1912 में स्थायी द्विध्रुव वाले यौगिकों जैसे HCl, HCN, SO2, NH3 जिनके अंदर डायपोल मूवमेंट है, O3 आदि के अणुओं में अंतर अणुक आकर्षण बल को समझाने का प्रयास किया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की उन्होंने बात की कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कैसे इन पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तब उन्होंने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो डायपोल के ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब ये डायपोल कैसे हो गया सर? डायपोल की एक बात हमने पढ़ी, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो हमेशा डायपोल की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहती है। तो ये क्या होगा, इसका जो नेगेटिव है डायपोल का, ये वाला पॉइंट इस पॉजिटिव के चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या बच्चों बन के तैयार होगा आपका एक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो जनरेट आपका हो जाएगा। चूंकि ये अभिविन्यास जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, अगर मान लीजिए कि दूसरा पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लस ये माइनस, तो ये इसको रिपल करता है। लेकिन अगर दूसरा प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए ये इफेक्ट कैसा है, अभिविन्यास पर निर्भर करता है कि आपका जो डायपोल है, द्विध्रुव है, वो किस तरीके से उपस्थित है वहां पर। इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि जिस तरीके से डायपोल प्रेजेंट होगा उसी हिसाब से उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण होगा आपके डायपोल का, वो निर्भर करेगा। इसलिए उसको डायपोल फोर्स कहा जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए ओरिएंटेशन इफेक्ट कीसम ने दिया था। कीसम इफेक्ट चूंकि डायपोल के बीच में कार्य करता है तो उसको डायपोल फोर्स कहा जाता है।
अब दूसरा आता है आयन डायपोल फोर्स। सर ये आयन डायपोल फोर्स क्या है, इसके बारे में समझते हैं। आयन में द्विध्रुव अणुओं की प्रबलता से आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी आयन है तो आयन में द्विध्रुव अणुओं को प्रबलता से आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। क्यों सर? उस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे इलेक्ट्रॉन देने के बाद यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की उसकी टेंडेंसी जो है वो बढ़ गई। इससे क्या हुआ? ऋणावेशित आयन ध्रुवित अणु के, ऋणावेशित आयन जो X नेगेटिव है, ये नेगेटिव इन पॉजिटिव को इन पॉजिटिव को इन पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो धनावेशित आयन, ऋणावेशित आयन ध्रुवित अणु के धनात्मक ध्रुव को और धनावेशित आयन ध्रुवित अणु के ऋणात्मक ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार के आकर्षण को आयन द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया तथा इन बलों को द्विध्रुव कहते हैं, आयन द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि आयन डायपोल। सर ये आयन डायपोल कैसे? बीच में आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया जो दूसरे डायपोल को खींचने का काम करेगा। तो ये तो आपका आयन हो गया जो बीच में रहेगा, और दूसरा डायपोल होगा तो आयन डायपोल के बीच में आयन डायपोल हो गया। बहुत आसान था, नाम से पता चलता है। डायपोल डायपोल आयन डायपोल के बाद तीसरा आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल क्या है? ये बल द्विध्रुव प्रेरित अंतरक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब क्या है? एक आपके पास तो उदासीन पार्टिकल होगा पॉजिटिव, उसका नेगेटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, फिर क्या करेगा? उसके पास आपके पास कोई दूसरा पार्टिकल यानी डायपोल आया, तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव वाला ये इस नेगेटिव को, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव वाले को क्या करने का काम करेगा? अट्रैक्ट करने का काम करेगा। कहीं ना कहीं इनके बीच में इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा? जैसे ये इसको खींचने का काम करेगा तो पॉजिटिव एक सिरे पे आ जाएगा। इसके चिन्ह आप ऐसे बना सकते हैं कि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। जब ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहा था, इसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट होगा तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्या करेगा? इसको खींचने का काम करेगा और वहां पर आपका डायपोल दूसरे को, उदासीन अणु को प्रेरित करने का काम करेगा। इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? द्विध्रुव फिर प्रेरित। पहला तो डायपोल ऑलरेडी डायपोल था, दूसरा उदासीन था जिसको उसने प्रेरित कर दिया कि आप भी मेरे जैसे बन जाइए, तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल हो गया, यानी द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। बात क्लियर हुई? इसके बाद चौथे प्रकार का फोर्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं लंदन फोर्स। किसने दिया था? वैज्ञानिक लंदन ही थे, उन्होंने ही दिया था, तो इसको कहते हैं हम लोग लंदन फोर्स। अणुओं को आवेशित, अणुओं का जो कहते हैं, लंदन का कहना है कि अणुओं का जो वितरण है, आवेश का वितरण है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो चार्ज है वो कहते हैं कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में वो कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं। तो जब दो अणु एक दूसरे के समीप रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित भी करते हैं, कभी कभी आकर्षित भी करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? अणुओं के आवेश के वितरण में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टॉर्शन आ जाता है, विकृति आ जाती है, बिगड़ जाते हैं, इसलिए उनमें क्षणिक डायपोल उत्पन्न हो जाता है। तो अणुओं में इस प्रकार के उत्पन्न बलों को लंदन बल यानी कि लंदन फोर्सेस कहा जाता है। ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो चार प्रकार के हम लोगों ने पढ़ लिए। सबसे पहले बच्चों पढ़ा हमने डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा आयन डायपोल, फिर डायपोल इंड्यूस्ड, ठीक है, और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा लंदन फोर्स। ये वीक इंटरैक्शन है जो लिक्विड में पाए जाते हैं। दो द्विध्रुव एक दूसरे के समीप आते हैं, डायपोल डायपोल हो गया। आयन डायपोल, कोई एक आयन है दूसरा एक डायपोल है, एक उदासीन है दूसरा एक उदासीन है, एक डायपोल है, डायपोल इंड्यूस्ड हो गया। लंदन फोर्स में दोनों ही उदासीन है, आपस में रिपल किए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हुआ, लंदन फोर्स बन गया। अगले वीक इंटरैक्शन फोर्सेस की बात करते हैं जो पिछले क्लासेस में आप पढ़ भी चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आपने देखा है जब हाइड्रोजन एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, जिसपे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव उत्पन्न हो जाता है, तो इनके बीच में जो वीक इंटरैक्शन जनरेट होता है, दुर्बल आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इसी वीक इंटरैक्शन जो कि केमिकल बॉन्ड के सापेक्ष केवल 5 से 10% तक का ही स्ट्रॉन्ग होता है, यानी वीक इंटरैक्शन ही है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। क्या हो? बेसिकली आपका हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हो तब की स्थिति में। अब समान अणुओं के बीच में
कई अणुओं के बीच में, जैसे आप NH3 का इसके H दूसरे NH3 के N के साथ इस तरीके से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहा जाता है। दूसरा टाइप का फोर्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर बनता है एक ही अणु के अंदर, जैसे हमने OH ले लिया और यहाँ पर NO2 है तो ये NO2 ऐसे लिखा जाएगा, तो इसके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसको आप कह देंगे इंट्रामोलिकुलर। तो ये आप फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं और एक बार आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और लिक्विड स्टेट में फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं एक दूसरे को जोड़ने के लिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर डेंसिटी, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है बदलाव करने का काम करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ा होता है तो ऋण विद्युतीय परमाणु पर ऋणावेश और हाइड्रोजन पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अणुओं के मध्य उत्पन्न हुए दुर्बल आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंधन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की देखने को मिलती है। जब समान प्रकार के कई अणुओं के बीच तो इंटरमोलिकुलर, एक ही अणु के बीच तो इंट्रामोलिकुलर। इससे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर जब प्रेजेंट हो जाती है तो इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उनमें चेंजेस हो जाते हैं। अब समरी देख लेते हैं, जो हम लोगों ने 5 फोर्सेस पढ़े हैं उनमें क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस, किस प्रकार का सब्सटेंस है उस चीज पे डिपेंड करेगा। मान लिया मेटेलिक एलिमेंट है, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। डायमंड है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अदर कोई नॉन मेटेलिक अगर एलिमेंट है, वीक इंटरैक्शन यानी लंदन फोर्सेस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉलिकुलर कंपाउंड है तब आपको चेक क्या करना है, अगर आपके पास कोई अणु है तो उसमें आपको देखना है क्या उनमें OH, NH या HF के बॉन्ड है। यदि हाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। दूसरी बात, यदि नहीं है, अगर उनमें इस प्रकार के बंध नहीं है तो चेक करिए क्या उनमें पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है। हाँ सर, अगर उसमें पोलर बॉन्ड ध्रुवीय है तो कहीं ना कहीं उनमें सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा पोलर बॉन्ड का। तो हो सकते हैं कि सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, यानी अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट है। एसिमेट्रिक है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। सिमेट्रिकल है डिस्ट्रीब्यूशन, सर लंदन फोर्सेस देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक ओवरव्यू था कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर OH, NH या HF प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी, और अगर पोलर बॉन्ड है तो चेक करना है यदि उनके अंदर पोलर बॉन्ड है तो पोलरिटी सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिक है, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन प्रेजेंट होंगे। अगर सिमेट्रिकल है तो लंदन फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। परीक्षा में ये पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, द्रवों की संरचना। द्रवों की संरचना के संबंध में 3 सिद्धांत दिए गए हैं। तो द्रवों को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि द्रव की संरचना कैसी होगी, लिक्विड की जो स्ट्रक्चर है वो सर कैसी हो सकती है। लिक्विड को एक थ्योरी ने कहा है कि ये मॉडिफाइड गैस है। समझिएगा पॉइंट, समझिए क्या कह रहे हैं कि जो लिक्विड है वो एक मॉडिफाइड गैस है। इसका मतलब क्या है, इस सिद्धांत के आधार पर द्रव जो है आपका लिक्विड है उसको इम्परफेक्ट गैस माना जाता है, अपूर्ण गैस मानते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से गैस नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्रांतिक ताप पर द्रव और गैस में कोई भिन्नता नहीं रह जाती। सर ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे दाब लगाकर किसी गैस को तो द्रवित किया जा सकता है, लेकिन उस टेम्परेचर के ऊपर कितना भी आप प्रेशर लगा देना, उस टेम्परेचर से ऊपर निकल गए यदि आप, तो कितना भी प्रेशर अप्लाई कर देना उसको लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या कहते हैं कि इस स्थिति में द्रव को अत्यंत अपूर्ण गैस माना जा सकता है। पदार्थ की इस अवस्था को तरल अवस्था कहते हैं। अभी बोला था कि गैस और लिक्विड दोनों को ही फ्लड की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। अगली थ्योरी कहती है कि लिक्विड इज ए मॉडिफाइड सॉलिड। पहली थ्योरी ने कहा कि जो द्रव है वो एक मॉडिफाइड गैस है, लेकिन दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि लिक्विड जो है एक मॉडिफाइड सॉलिड है। कैसे? ठोसों को पिघलने पर उसके आयतन में 10% की लगभग वृद्धि हो जाती है। आयतन में होने वाली वृद्धि या अणुओं के संकुचन होने से रिक्त स्थानों में वृद्धि का कारण बनती है, और जबकि हम लोग जानते हैं कि द्रवों में कहीं ना कहीं बीच में जगह होती है। तो ठोस के पिघलने पर द्रव अणुओं की क्रमिक व्यवस्था में होल्स या वॉइड्स उत्पन्न हो जाते हैं। इन छिद्रों का आकार बड़ा होता है, अलग अलग होता है। इस प्रकार द्रव को कुछ इस प्रकार माना जा सकता है कि उनमें से कुछ छिद्र अनियमित गति करते रहते हैं और ताप बढ़ाने से इन छिद्रों की संख्या बढ़ जाती है। तो उपरोक्त मॉडल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स है वो इम्परफेक्ट क्रिस्टल हैं। कैसे हैं? अपूर्ण ठोस या अपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस है, ये माना जा सकता है।
तीसरी क्या कहती है? तो हम लोगों ने दो थ्योरीज पढ़ ली। पहली थ्योरी कहती है कि जो लिक्विड है वो एक इम्परफेक्ट गैस है। दूसरी कहती है कि वो एक मॉडिफाइड सॉलिड है। तो तीसरी बात जो है वो वैज्ञानिक ईरिंग थे, ईरिंग ने वैकेंसी थ्योरी ऑफ लिक्विड दी, वो कुछ मिलती जुलती है दूसरी वाले से, ठोस वाले से। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि हेनरी ईरिंग तथा टीरी के विचार ने प्रकट किया कि कुछ सीमा तक द्रव गैस के सदृश स्वरूप होते हैं। पहला जो सिद्धांत था वो भी कह रहे थे कि मॉडिफाइड गैस है लिक्विड। तो द्रव में अधिकांश स्थान अणुओं से भरा रहता है, कुछ अंश पूरे आयतन की तुलना में मुक्त रहता है, जगह होती है खाली में। मुक्त आयतन का तात्पर्य उस आयतन से है जिसमें अणु नहीं होते, यानी बीच में खाली जगह रह जाती है। यह मुक्त आयतन संपूर्ण द्रव में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं तथा ताप वृद्धि के साथ बढ़ जाते हैं। तो ये ईरिंग वैकेंसी थ्योरी ऑफ लिक्विड है, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों से थ्योरी से मिलती जुलती है। तो हम लोगों ने तीन बातों में क्या क्या जानी। पहली थ्योरी ये कहती है कि लिक्विड एज ए मॉडिफाइड गैस, जो लिक्विड है वो एक मॉडिफाइड गैस है। दूसरा कहता है कि एक मॉडिफाइड सॉलिड है लिक्विड, और ईरिंग की वैकेंसी थ्योरी, खाली जगह रहती है। चौथे लास्ट मॉडल की बात करते हैं जिसको रैंडम पैकिंग मॉडल कहते हैं। बिल्कुल वही अनियमित रूप से जो पार्टिकल इधर उधर गति करते रहते हैं, और वो तब करते रहते हैं जब उनके बीच में खाली जगह होती है। तो द्रव की प्रकृति जो है निश्चित संकुलित यानी रैंडम पैक्ड होती है, और द्रव अवस्था में संकुलन का निर्धारण प्रतिकर्षण बलों द्वारा होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस द्वारा, रिपल्सिव फोर्सेस द्वारा। आकर्षण बल संकुलन को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल रिपल होते हैं, इसलिए खाली जगह रहती है। आइए आज के लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जो अगर लॉन्ग में यदि क्वेश्चन आता है तो यही एक ऐसा प्रश्न है जो आपको अकेले ही 15 नंबर दिलाएगा। लिक्विड स्टेट क्या है? लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड स्टेट में लिक्विड क्रिस्टल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है और क्यों किया गया है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लिक्विड क्रिस्टल को मीजोमॉर्फिक स्टेट भी कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं पारभासी, पारभासी अवस्था। क्या कहते हैं? पारभासी अवस्था। कुछ द्रवों को ठंडा किया जाता है तो ठोस व द्रव प्रावस्थाओं के अतिरिक्त कुछ नई मध्यवर्ती प्रावस्था यानी कि न्यू फेजेस में परिवर्तित हो जाते हैं। कणों की मजबूत क्रमिक व्यवस्था के कारण यह पिघलकर वह सीधे द्रव अवस्था में नहीं आते हैं, बल्कि वह पहले एक माध्यमिक प्रावस्था से गुजरते हैं, जिससे मध्य आकृतिक अवस्था यानी पैराक्रिस्टलाइन स्टेट या मीजोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आप ठोस लेंगे, उसको आप पिघलाएंगे, तो फिर अंततः वो क्या होगा कि पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाएगा। लेकिन बच्चों एक बीच की स्टेट आएगी जहां पे ठोस पूर्ण रूप से पिघला भी नहीं होगा और द्रव पूर्ण रूप से बना भी नहीं होगा, तो वो धुंधली धुंधली जो अवस्था बनेगी, बीच वाली अवस्था, इसी को ही मीजोमॉर्फिक स्टेट कहा जाता है। क्या लिखा है कि कणों की मजबूत क्रमिक व्यवस्था के कारण वह पिघलकर सीधे द्रव अवस्था में नहीं जाता है, पहले वह एक माध्यमिक प्रावस्था से गुजरता है, जिसको पैराक्रिस्टलाइन स्टेट कहा जाता है। बात समझ आ गई? यह जो धुंधली हुई अवस्था है वो क्या करती है? विषम दैशिकता प्रदर्शित करती है। ये आपने ठोसों में पढ़ा था कि एनाइसोट्रॉपी, यानी कि किसी भी क्रिस्टल का विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुणों का अलग अलग प्रदर्शित करना, ये एनाइसोट्रॉपी है, और सॉलिड्स की ये गुण होते हैं। क्या बोला जाता है? लिखा भी है एनाइसोट्रॉपी विभिन्न दिशाओं में विभिन्न भौतिक गुण दर्शाना, ये आपकी एनाइसोट्रॉपी कहलाती। तो जो लिक्विड क्रिस्टल है, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि ये 15 नंबर में क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्या क्वेश्चन अगर बड़ा है तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि जब द्रवों को ठंडा किया जाता है तो ठोस व द्रव प्रावस्थाओं के अतिरिक्त एक नई यानी कि मध्यवर्ती स्तर जो न्यू फेज है वो देखने को मिलती है। उसी को क्या कहते हैं? मीजोमॉर्फिक स्टेट या पैराक्रिस्टलाइन स्टेट। धुंधले द्रव को यानी लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है। और पढ़ते हैं आगे। तो कंक्लूजन क्या हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की वह माध्यमिक अवस्था या मीजोमॉर्फिक स्टेट जो धुंधली हो, पारभासी हो, विषम दैशिकता गुण प्रदर्शित करती हो, लिक्विड क्रिस्टल कहलाती है। शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं जब किसी ठोस को पिघलाते हैं, द्रव में ले जाते हैं, तो उसके मध्य में एक अवस्था हमें मिलती है, माध्यमिक अवस्था मिलती है, जो धुंधली होती है, पारभासी होती है, विषम दैशिकता प्रदर्शित करती है, उसको क्या कहते हैं? लिक्विड स्टेट। और विशेषता क्या है इसकी कि ठोस से धुंधले द्रव में बदलने वाले पहले ताप को क्या कह रहे हैं कि
ठोस से धुंधले में बीच वाली जो स्टेट आएगी उसके पहले टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी ट्रांजिशन पॉइंट, और दूसरा ताप जिस पर धुंधला द्रव स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ट्रांजिशन पॉइंट में, संक्रमण ताप में और गलनांक में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में भी दिया है। यदि आप मॉक पेपर आपने देखा है तो वहां आपने क्वेश्चन देखा होगा कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर में और मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है और क्या दोनों है। ट्रांजिशन टेम्परेचर किसको कहा जाता है और मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट किसको कहा जाता है। लिक्विड क्रिस्टल हम समझ गए, एक पारभासीय अवस्था है। जब आप ठोस को द्रव में ले जाते हैं तो मध्य में अवस्था आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल पे यानी कि द्रव क्रिस्टल क्या चीज होती है, ठीक है। ये लिक्विड क्रिस्टल क्या है, पैराकोलेस्ट्रिक बेंजोएट, पैराकोलेस्ट्रिक बेंजोएट और पैराकोलेस्ट्रिक बेंजोएट ये क्या कर रहे हैं, पहले सॉलिड है, फिर आपने जब उसको टेम्परेचर दिया तो एक धुंधली अवस्था में लिक्विड क्रिस्टल में आ गए और बाद में वो लिक्विड में बदल गए। तो ये टेम्परेचर आपने पढ़ा भी ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ये वाला टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। द्रव क्रिस्टलों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लिक्विड क्रिस्टल अभी हम लोग पढ़ के आए, पारभासी अवस्था जिसमें होती है, द्रव के मध्य की अवस्था होती है, ये आपके लिक्विड क्रिस्टल हो गए। उदाहरण आप ले सकते हैं कोलेस्ट्रिक बेंजोएट का, पैराकोलेस्ट्रिक बेंजोएट। तो तीन टाइप के होते हैं, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल और सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। तीन प्रकार के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स किसको बोला जाता है, लॉन्ग में पूरा एक क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से तैयार करना है। न्यूमेटिक अगर लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो ये लगभग सामान्य द्रवों की भांति ही बहते हैं, नॉर्मल जैसे लिक्विड्स बहते हैं। श्यानता संकल्पना लागू होती है। श्यानता माने क्या है, आप कह सकते हैं गाढ़ापन, और इसका मतलब ये है कि कब जब कोई भी द्रव अगर बहता है तो वो परतों के रूप में बहता है। जो लेयर्स के रूप में कोई जब लिक्विड बहता है तो उन लेयर्स के बीच में जो घर्षण होता है जिसके कारण वो कुछ समय बाद बहना रुक जाते हैं, ठीक है, बहना जिसके कारण रुक जाते हैं तो वो क्या है, श्यानता, बहाव रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, उनके परतों के बीच घर्षण लगने के कारण, इसी को क्या कहा जाता है, श्यानता। तो कहते हैं इन पर भी श्यानता संकल्पना लागू होती है, सामान्य द्रवों की तरह बहते हैं। ये द्रव के लक्षण प्रस्तुत होते हुए भी धुंधलापन तथा विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। इनकी विषमदैशिकता गुण जो है वो सावनी क्रिस्टल से कम होती है। अभी पढ़ेंगे, न्यूमेटिक के बाद सिमेटिक पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रिक पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि इनकी जो विषमदैशिकता है, ये विषमदैशिकता भी आपको बताया था कि विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुणों का अलग अलग प्रदर्शित होना विषमदैशिकता कहलाती है। ध्रुवित प्रकाश में इनकी संरचना धागों के समान प्रतीत होती है। 5 अलग अलग बातें समझ गए। सामान्य द्रवों की तरह बहते हैं, श्यानता संकल्पना लागू होती है, ये मीजोमॉर्फिक स्टेट तो दर्शाते ही दर्शाते हैं, साथ में एनिसोट्रॉपी भी दर्शाते हैं, यानी कि धुंधलापन और विषमदैशिकता दोनों होते हैं। इनकी अगर विषमदैशिकता की बात करें तो वो सावनी क्रिस्टल की अपेक्षा कम होती है और इनकी संरचना जो है वो धागों के समान होती है। संक्रमण ताप तथा गलन ताप पर द्रव मिश्रण एक साधारण द्रव की तरह होता है, लिक्विड क्रिस्टल की तरह काम करता है। और इनकी विशेषता क्या है कि किसी निश्चित अक्ष के सापेक्ष अणुओं के कोणीय झुकाव के कारण तांतव अवस्था विषमदैशिकता गुण प्रदर्शित करती है। इसी को हिंदी में तांतव अवस्था भी कहा जाता है। न्यूमेटिक प्रकाशिकीय, ऑप्टिक्स, प्रतिचुंबकत्व, डायमैग्नेटिज्म, विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, ये जो अलग अलग गुण हैं ये प्रदर्शित किए जाते हैं। तो कई अलग अलग हम लोग बातें जान गए। उसके बाद जब हमने एनिसोट्रॉपी जानी, एनिसोट्रॉपी भी शो करती है। तो इसके अलावा आपने ये देखा कि ऑप्टिक्स में भी अलग बिहेवियर करते हैं, प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, श्यानता भी लागू होती है, प्रत्यास्थता को भी फॉलो करते हैं। अणुओं के गुरुत्वाकर्षण केंद्र ज्यादा दूरी के बराबर नहीं होते, यानी कि पास पास में रहते हैं। बात करते हैं सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल की। ये सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या है, जो द्रव सीमित गति से बहते हैं, वो आसानी से बहते थे द्रवों की तरह। सिमेटिक सावनी इसको कहा जाता है हिंदी में। तो सावनी क्रिस्टलों का बहाव सामान्य द्रवों की भांति नहीं होता है, उनका बहाव परतों में होता है। सिमेटिक का न्यूमेटिक की अपेक्षा कम हो गया। तो सिमेटिक फेज स्ट्रक्चर में साबुन के समान प्रतीत होने वाली अवस्था है जो कोशिकीय झिल्ली के समान मानी जाती है और लगभग 200 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप पर जो सिमेटिक फेज है वो साबुन की तरह भी दिखती है।
सिमेटिक में और आगे बात करें तो एक्सरेज एनालिसिस से ये प्रूव हुआ है कि साबुनी द्रव क्रिस्टलों में एक ही दिशा में तलों की व्यवस्था होती है, यानी सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं और परतों के मध्य में रिक्त स्थान ठोस अवस्था से भिन्न होते हैं। बहाव न्यूमेटिक की अपेक्षा कम होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट और एथाइल पैरा एजॉक्सी सिमेनेट और अमोनियम ओलिएट, ये सभी साबुनी क्रिस्टल की तरह काम करते हैं। अगला लास्ट और महत्वपूर्ण इसका घटक है कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या है कॉलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल? इस तरह के द्रव क्रिस्टल में अणु एक अच्छी लाइन पर होते हैं, एक्सियल पर प्रेजेंट होते हैं। इनमें व्यवस्था परतों के रूप में होती है। कोलेस्ट्रिक का नाम वस्तुतः कोलेस्ट्रॉल की संरचना में उपस्थित संरचनात्मक ढांचे के समान पड़ा है। जैसे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर होता है वैसे इनके लिक्विड क्रिस्टल की भी संरचना देखने को मिलती है। इस प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल में उच्च ध्रुवीय घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। सर्पाकार बनावट के होने के कारण द्वि घूर्णन की पिच जो है और इसके रंग पर ये तापन, इसके जो रंग है वो ताप पर निर्भर करते हैं। इसकी भी ये 5 बातें हो गई। नाम से कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रिक पड़ा है। द्रवों की संरचना की तरह इनकी भी संरचना होती है, परतों के रूप में बहते हैं, अच्छी अलाइन में व्यवस्थित होते हैं। इनके रंग इनके ताप पर निर्भर करते हैं। प्रथम कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल पैरा कोलेस्ट्रिक बेंजोएट के रूप में पाया गया था। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर जो आपको एग्जांपल लिया था 146 डिग्री सेल्सियस और इसका गलनांक जो है 178.5 डिग्री सेल्सियस। अब अगर यूजेस की बात करें तो ये पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 3 से 4 पेज में लिखना है। तो यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल की अगर आप बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल जो आपने न्यूमेटिक, सिमेटिक, कोलेस्ट्रिक 3 प्रकार के आपने पढ़े हैं, उनके उपयोग क्या है कि द्रव क्रिस्टलों का उपयोग व्यापारिक स्नेहकों में किया जाता है, लुब्रिकेंट्स के रूप में किया जाता है। लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी किया है बेटा, ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें के अंदर रसायन में जब कोई 2 पदार्थ आपस में मिले होते हैं तो उनको अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग डिफरेंट अलग करने के लिए जो मेथड्स यूज करते हैं उसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, अगला एप्लीकेशन क्या है कि अपनी विद्युत तथा प्रकाशीय गुणधर्मों के कारण द्रव क्रिस्टलों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन यंत्रों में भी किया जाता है, चमकदार विज्ञापनों में किया जाता है। विषम दैशिक्तीय अणुओं की जो संरचना है एनाइसोट्रॉपी शो करना है, जिसके कारण स्पेक्ट्रमी अध्ययन में इनका उपयोग एज ए सॉल्वेंट विलायकों के रूप में भी किया जाता है। थर्मोग्राफी होता है जिसमें टेम्परेचर पे काम करता है, कोई चीज़ स्टडी हम लोग कर पाते हैं कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा होती तो वो मशीन ऑब्जर्व कर जाती है, जिसको हम लोग थर्मोग्राफी कहते हैं। थर्मोग्राफी के आधार पर शरीर में ट्यूमर का पता लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और ये जैविक कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और इनका रंग संवेदीय रूप से ताप पर निर्भर करता है, अतः इनका उपयोग त्वचा के तापमान में भी किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब आपने कोरोना के समय पर मशीन देखी थी जो टेम्परेचर मापने के लिए काम आ रही, जो माथे पर लगा के टेम्परेचर लिया करते थे, तो उनमें लिक्विड क्रिस्टल्स का भी प्रयोग करते थे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो ये आपने आज 5 टॉपिक अलग अलग पढ़े जिसमें आप 15 नंबर आप पूरे तैयार कर सकते हैं। तो लिक्विड स्टेट का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।